मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पिछली क्लास में चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ चुके थे। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर अपन ने कर लिए थे और चैप्टर नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आपने अपनी कॉपी में कर लिए होंगे। तो वो जो क्वेश्चन आंसर है, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आई हो या कोई बात हो तो आप बता दीजिएगा मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू। तो और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी चैप्टर में कोई भी बात है तो आप बता देना, ताकि फिर अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा भी हम वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आज अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, प्राणियों में पोषण। तो प्राणियों में पोषण को समझते हैं। आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं। तो ये अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषण को कहते हैं। परंतु प्राणी जंतु ऐसा नहीं कर पाते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। तो जितने भी प्राणी होते हैं, ये जो प्राणी होते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली क्या करते हैं, अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधों से प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो डायरेक्ट पौधे खाते हैं। कोई प्राणी ऐसे होते हैं, जैसे जानवर होते हैं, डायरेक्ट पत्तियाँ वगैरह खाते हैं पौधों की। और परोक्ष रूप से जैसे अपन है, तो अपन सीधे से नहीं खाते, उसको लाते हैं, फिर उसको पिसवाते हैं, उसका खाना बनाते हैं, उसको पकाते हैं, फिर उसको खाते हैं। तो अपन डायरेक्टली नहीं खाते, अपन परोक्ष रूप से मतलब इनडायरेक्टली उसको यूज़ में लेते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधे का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। या फिर क्या करते हैं, जो मांसाहारी होते हैं वो भी ऐसे जंतुओं खाते हैं, ऐसे जीवों को खाते हैं जो हरे पौधे खाते हैं। ठीक है, तो वो भी इनडायरेक्टली कहाँ से अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं? हरे पौधों से। हरे पौधों को जो है शाकाहारी जीव खा रहे हैं, शाकाहारी जो हैं उनको मांसाहारी जीव अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं। ठीक है, जो पौधे खाते हैं, कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों ही खाते हैं। तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पौधे भी खाते हैं और जंतु भी खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो यदि मानव सहित अन्य जितने भी जीव हैं उनको अपने शरीर को गतिशील बनाना है तो उसके लिए क्या की ज़रूरत पड़ेगी? पोषण की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, प्राणियों में पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण की विधि को शरीर में उससे उपयोग की विधि सन्निहित सम्मिलित है। तो प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। प्राणियों जो पोषण होते हैं उसके लिए क्या की ज़रूरत होती है? पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों को जब अपन खाएंगे तभी अपन को पोषण मिलेगा। आहार के अंतर्ग्रहण भोजन ग्रहण की विधि और शरीर में उसके उपयोग की विधि को सन्निहित सम्मिलित किया गया है। तो भोजन ग्रहण करते उसमें पोषण वगैरह सब, आहार भी उसमें होना चाहिए। तो जो पोषण की प्रक्रिया है, पोषण की प्रक्रिया में पोषक तत्वों की आवश्यकता कि कौन कौन से पोषक तत्व हमें ज़रूरी होते हैं। आहार के अंतर्ग्रहण, उस आहार का जिससे अपन को पोषण प्राप्त होने वाला है, उस आहार को अपन कैसे अंतर्ग्रहण करते हैं, अपने शरीर में कैसे भेजते हैं। जैसे अपन खाते हैं, खा करके उस आहार को अपने शरीर में ले जाते हैं, उसकी विधि, अंतर्ग्रहण की विधि। ठीक है, अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित है। और शरीर अपना उसको किस तरह से उपयोग में लेता है, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर पोषण के अंतर्गत आती है। तो कौन कौन सी चीज़ें आती है पोषण के अंतर्गत? पोषक तत्वों की आवश्यकता किस किस की है, और अंतर्ग्रहण की विधि, अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि। अपना शरीर किस प्रकार से इसको उपयोग करता है, तीनों चीज़ें इसमें आती है। ठीक है, तो आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य भोजन के अनेक संगठक होते हैं। तो खाद्य पोषण जो भोजन होता है उसमें अनेक संगठक होते हैं। जो अपन भोजन खाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के वो बना होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन वगैरह सारी चीज़ें उसमें पाई जाती है। स्मरण कर उनके नाम लिखिए। तो ये जो भी चीज़ें थी उनके नाम आप याद करके लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आप लिख सकते हो। आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जो हैं, कार्बोहाइड्रेट भी इसके अंतर्गत आता है, प्रोटीन, विटामिन वसा सभी आते हैं। तो ये क्या एक जटिल पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे
इसी रूप में नहीं कर सकते। तो अनेक जंतु जो होते हैं वो इन पदार्थों का उपयोग सीधे रूप में नहीं कर पाते, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। तो ये जो जटिल पदार्थ है जैसे कार्बोहाइड्रेट है, तो इसे सीधे अपन खाएंगे तो इसको अपन सीधे पचा नहीं पाते, इसको उपयोग में अपना शरीर नहीं ला पाता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पचाना पड़ेगा, पाचन करके उसको तोड़ना पड़ेगा और तब जाके अपन उसको उपयोग में ले सकते हैं। अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। तो इनको क्या करना होता है, सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। उसके लिए अपने अंदर क्या पाया जाता है, पाचन क्रिया पाई जाती है। जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है, जटिल खाद्य पदार्थ का सरल पदार्थ में बदलना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जटिल खाद्य पदार्थ, इसके सारे अणु क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से जुड़े होते हैं। अब ये जटिल खाद्य पदार्थ है, इसको अपना शरीर क्या करता है, तोड़ देता है। ठीक है, अपना शरीर क्या करता है, अलग अलग इनको तोड़ देता है। यहाँ पे जुड़े हुए नहीं है, तो इनको क्या बोलेंगे, सरल खाद्य पदार्थ। ये जब आपस में जुड़े हुए थे, लिंक थे, तो इनको जटिल पदार्थ बोल रहे थे, और अब इनको बोलेंगे सरल पदार्थ। आगे देखते हैं, परिवर्तित होना, टूटना, विखंडन कहलाता है। तो ये सरल पदार्थ में बदलना है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। तो सरल पदार्थों में टूटना या परिवर्तित होना, इसे क्या कहते हैं, विखंडन की क्रिया कहते हैं, तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। और ये जो कंप्लीट प्रक्रम है इसको क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो ये आपकी पूरी डेफिनेशन बन जाती है यहाँ से। ठीक है, तो जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में, यहाँ से इसको अंडरलाइन करना आप, यहाँ से अंडरलाइन कर लो इसको। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तन होना, परिवर्तन होना, टूटना, विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो पाचन की परिभाषा होगी, पाचन की परिभाषा आप यहाँ से याद रख सकते हो। आगे देखते हैं, खाद्य के अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। तो खाद्य के अंतर्ग्रहण जो अपन भोजन करते हैं उसके अंतर्ग्रहण की मतलब शरीर के अंदर पहुँचाने के लिए कौन कौन सी विधियाँ हैं। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। तो भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है उसकी विधि जो होती है सभी जीवों में अलग अलग होती है। कोई किस प्रकार से भोजन को लेता है, कोई किस प्रकार से भोजन को लेता है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, हमिंग बर्ड, मधुमक्खी होती है, मरमर पक्षी होता है, इसे हमिंग बर्ड्स भी कहते हैं। पौधों का मकरंद चूसते हैं। तो ये क्या करते हैं, पौधों में से मकरंद जो फूलों का रस होता है उसको चूस लेते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। जैसे मानव है और अन्य जंतु है, ये क्या करते हैं, माँ का दूध पी करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जो बच्चे होते हैं इन जंतुओं के। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा निगल जाते हैं। तो अजगर जो है, अजगर क्या करते हैं आपको पता होगा, ये जो अपना शिकार होता है, जो भोजन होता है, तो उस प्राणी को समूचा मतलब पूरा पूरा एक साथ निकल जाते हैं, चबाते वबाते नहीं, एक साथ निकल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास यानी आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो जल में रहते हैं, जल में रहते हैं तो वहाँ पर जो पानी में सूक्ष्म जीव तैरते रहते हैं उनको छान करके अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं, पानी में से उनको अलग करके अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। आगे देखिए क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्रियाकलाप 2.1। तो इसमें क्या बताया हुआ है, सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है, बताइए। तो यहाँ जंतु दिए हुए हैं, जंतु के जो भोजन प्राप्त करने की विधि है वो कौन सी है, यहाँ पर आपको बताना है। तो घोंघा जो होता है वो सूक्ष्म जीवों को अपने भोजन के रूप में लेता है। चींटी होती है, चींटी क्या करती है, अनाज के मतलब आटा या जो बारीक बारीक अनाज के टुकड़े होते हैं, या फिर जो सूक्ष्म जीव छोटे छोटे कीड़े वगैरह होते हैं उनको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती है। ठीक है, चील जो होती है वो छोटे छोटे जानवर जो होते हैं उनको, चूहा वगैरह जो होते हैं, मांसाहारी होती है, मरे हुए जानवर जो होते हैं उनको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती है। ठीक है, जूं होती है, मच्छर होती है, तितली होती है, मक्खी होती है, तो ये सभी अपने भोजन को अलग अलग प्रकार से ग्रहण करते हैं। स्टारफिश की बात करते हैं, तारा मछली जिसे कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट वाले जो कठोर कवच वाले जंतु जो होते हैं, जैसे घोंघा है, इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। तो देखिए स्टारफिश की बात कर रहे हैं अपन, स्टारफिश क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट के कवच वाले जंतु जो होते हैं उनको आहार के रूप में ग्रहण कर लेती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है। तो कवच खोलने के बाद क्या करती है, अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को
खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार जो होता है वो धीरे धीरे पचता रहता है। इस प्रकार से अपने भोजन को ग्रहण करती है। स्टारफिश जो होती है अपने आमाशय को बाहर निकालती है, अपने भोजन को ग्रहण करती है और आमाशय वापस अंदर चला जाता है और भोजन जो होता है वो धीरे धीरे पचता रहता है। प्रेक्षण सारणी 2.1 में लिखिए, आप देखेंगे कि सारणी में नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनमें जंतु भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं। मानव में पाचन देखते हैं। नेक्स्ट अपन मानव में पाचन किस प्रकार से होता है। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। तो अपने मुख द्वारा क्या करते हैं अपन, जो मानव है वो क्या करते हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पाचन तंत्र का चित्र दिखा देता हूँ। पाचन तंत्र जो होता है इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, तो मानव का पाचन तंत्र है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अपना मुख होता है। मुख से अपन भोजन करते हैं। मुख में क्या होती है, जीवा होती है, दांत होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर मुख के बाद आती है ग्रसनी, है ना, और ग्रसनी के बाद आती है ग्रासनाल। ये जो होती है ये अपनी ग्रासनाल होती है। मुख गुहिका यहाँ पर दिया हुआ है। मुख गुहिका मतलब जिसमें दांत, जीभ वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है ग्रसिका, या ग्रसनी भी कहते हैं। ये एक नलिका रूपी संरचना होती है। ग्रसनी जो होती है एक नलिका रूपी संरचना होती है जो यहाँ पर होती है। ग्रसिका इसको कहते हैं। देखिए ग्रसिका, तो इसको ग्रसिका कहा जाता है। उसके बाद अपना आता है आमाशय। और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये कहलाता है आमाशय। ठीक है, इसको कहते हैं आमाशय। देखिए आमाशय। उसके बाद आपको दिखाई देगा पित्ताशय। तो पित्ताशय ये रहा। ठीक है, तो पित्ताशय कहाँ होता है, यहाँ पर। ये जो छोटी सी थैलेनुमा संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, इसको कहते हैं पित्ताशय। ठीक है, तो ये रहा आपका पित्ताशय। इसके बाद आप देखोगे तो पित्ताशय और ये है यकृत। पित्ताशय के जस्ट आगे आप देखोगे तो यहाँ पर एक यकृत है। त्रिभुजाकार थोड़ी सी यहाँ पर संरचना बन रही है। तो त्रिभुजाकार संरचना इसकी होती भी है। तो ये देखिए यहाँ पर एक संरचना बन रही है, ये त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार बना देते हैं इसको, ये संरचना त्रिभुजाकार। तो ये कहलाती है यकृत। यकृत के बाद आता है अग्नाशय। ये अग्नाशय देखिए यहाँ पर, ये पत्ती जैसी आपको संरचना दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो ये कहलाती है अग्नाशय। उसके बाद आता है शुद्रांत्र। पित्ताशय ये आमाशय है, इस पर देखो ये नाल निकल रही नलिका, और ये नलिका जो निकल रही है आमाशय से बाहर, ये होती है छोटी आंत। अब छोटी आंत यहाँ आकर के कुंडलित रूप में यहाँ पर पड़ी रहती है। ठीक है, फिर ये छोटी आंत जो है बड़ी आंत में जाती है, और बड़ी आंत से होते हुए लास्ट में जाकर के कहाँ पर जाकर के निकलती है, गुदा में जाकर के निकलती है, मलाशय में जाकर निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से भोजन का पाचन होता है शरीर के अंदर मनुष्य में। तो यहाँ एक बार और बता देता हूँ मैं कि जैसे अपन भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं यहाँ से मुख के द्वारा, तो मुख के द्वारा भोजन अंदर जाता है, फिर ग्रसिका में जाता है, ग्रसिका से फिर आमाशय में जाता है, आमाशय से फिर छोटी आंत में जाता है। अब छोटी आंत में जब जाता है ना, तो यहाँ आपको एक अग्नाशय भी दिख रहा है ये, और एक आमाशय भी पित्ताशय भी दिख रहा है। तो अग्नाशय और पित्ताशय दोनों संरचना आपको दिखाई दे रही है। ये क्या करते हैं, अपने रसों को यहाँ छोटी आंत में छोड़ देते हैं। अब यहाँ छोटी आंत में ये भोजन भी आ गया। अब भोजन में सारे मिक्स हो जाते हैं, एंजाइम्स वगैरह होते हैं। तो इनके मिक्स होने से क्या होता है, पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। और पाचन की क्रिया शुरू होने से, पाचन की क्रिया तो शुरू हो चुकी थी फिर उसमें, लेकिन भोजन का पाचन और अच्छे से हो पाता है इन एंजाइम्स के द्वारा। ठीक है, अब ये भोजन आगे जा कर के छोटी आंत में जाता है। सबसे ज़्यादा पाचन जो होता है वो छोटी आंत के अंदर होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाचन की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है, छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत से फिर वो भोजन जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में होते हुए लास्ट में जाता है मलाशय में, और मलाशय से फिर इसको बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारा रास्ता है। ये एक नलिका रूपी संरचना है, नलिका ही है। यहाँ आमाशय में थोड़ा सा चौड़ी हो जाती है नलिका, छोटी आंत में वापस से सक्रिय हो जाती है, बड़ी आंत में वापस से चौड़ी हो जाती है। एक खास बात बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर कि जो अपना बड़ी आंत है, यहाँ बड़ी आंत में एक संरचना आपको देखने को मिलेगी। ये संरचना जो है तो क्रमी रूपी परिशिका है। छोटा सा आपको ये लाइन दिख रही है। ठीक है, छोटी सी आपको एक ये इस गोले के अंदर एक छोटी सी लाइन दिख रही होगी जो मैंने अभी गोला बनाया। तो यहाँ पर ये छोटी सी लाइन जो है नलिका होती है छोटी सी, ऐसे कहते हैं क्रमी रूपी परिशिका। तो ये जो होती है केवल अवशेष के रूप में पाई जाती है, इसका कोई कार्य नहीं होता है। पहले अपने अंदर काम की होती थी जब पत्तियाँ वगैरह अपन खाते थे, मानव जो पत्तियाँ वगैरह खाता था,
लेकिन अब इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये जानिए आपने पाचन के रूप में, पाचन के बारे में सामान्य जानकारी। तो पाचन के बारे में जो भी जानकारी है इसको डिटेल में इसको पढ़ लेना आप एक बार, ताकि अपन को कल समझ में अच्छे से आए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो पाचन की जो क्रियाविधि है उसको घर पे एक बार रीडिंग करें, और उसके बाद अपन आगे का समझने की कोशिश करेंगे, आगे का समझेंगे। ठीक है, तो इसके जो अलग अलग भाग हैं उन अलग अलग भागों के बारे में नेक्स्ट क्लास में वार्ता करेंगे। आज के लिए इतना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, थैंक यू।